किशन लाल साइकिल पर सब्जी बेचकर घर का खर्चा चलाता और साथ थोड़े थोड़े पैसे जोड़ने लगा ताकि कल को बेटियों की शादी कर सके। जब उसकी बेटियां बड़ी हुई तो सारा पैसा बेटों ने छीन लिया और कहने लगे इस पर हमारा भी अधिकार है। बूढ़ा किशन लाल और शकुंतला बेबसी से जमीन पर गिर गए। जब बेटियों ने सारा दृश्य देखा तो उन्होंने आत्महत्या का इरादा कर लिया ताकि माता पिता की परेशानी खत्म हो जाए। लेकिन दूसरे दिन जब बूढ़े माँ बाप उठे तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि बाहर आंगन में सूरज आग बरसा रहा था। पसीने से किशन लाल का शरीर तर हो रहा था। उसने जेब से रुमाल निकालकर माथे पर आया हुआ पसीना पोंछा और साइकिल पर के पैडल तेजी से मारनी शुरू कर दी। और उसकी आवाज़, जो गर्मी की तेजी से जरा हल्की हो गई थी, उसने तेज की और जोर जोर से आवाज़ लगाना शुरू कर दी। वो ठीक ठाक दामों में सब्जी बेच रहा था। उसकी टोकरी में इतनी ही सब्जी थी कि शाम से पहले सारी बिक गई। इससे ज़्यादा सब्जी मंडी से खरीदने की ना कभी पैसे किशन लाल के पास हुए थे और ना ही कभी इससे ज़्यादा सब्जी खरीद पाया था। रोज़ाना की बचत से घर के खाने पीने के खर्चे निकाल कर वो कुछ पैसे अलग अगले दिन की सब्जी खरीदने के लिए रख देता था। आज भी 5 बजे के आसपास जब वो घर पहुंचा तो थकावट के मारे उसका शरीर चूर चूर हो रहा था। लगातार साइकिल चलाते रहना, वो भी इस गर्मी के मौसम में, बिल्कुल भी आसान ना था। किशन लाल को देखते उसकी पत्नी शकुंतला फटाफट पानी का गिलास ले आई। ये लो पानी पी लो, थक कर आए हो। शकुंतला ने पानी का गिलास किशन लाल के आगे किया तो उसने एक तो प्यार भरी नज़र शकुंतला पर डाली। कितनी सेवा करने वाली और अच्छी पत्नी थी। उसके छोटे से एक कमरे के मकान में रहते हुए उन्हें 5 साल हो चुके थे, लेकिन आज तक शकुंतला ने शिकायत जबान पर नहीं लाई थी। किशन लाल के पास माता पिता का छोड़ा हुआ तो कुछ न था, अनाथ था। रिश्तेदारों ने एहसान करते हुए एक दूर गांव के घर से उसकी शादी करा दी थी। दुर्भाग्य से शकुंतला के माता पिता भी जिंदा न थे। दोनों ने शादी के बाद अपनी नई जिंदगी शुरू की तो कुछ रुपए के अलावा किशन लाल की जेब में कुछ न था। उसने कुछ पैसों से कारोबार क्या करना था। एक कमरे का घर बनाया और शकुंतला को रहने के लिए छत तैयार की। अब काम की चिंता सर पर थी। किसी ने सलाह दी कि किशन लाल, तुम रोजाना की ताज़ा सब्जी लेकर बेचा करो, इससे तुम्हारा दिन भर का खर्चा भी निकल आएगा और कुछ पैसे भी जमा हो जाया करेंगे। किशन लाल को ये सलाह अच्छी लगी। जवान था, दिन भर मेहनत कर सकता था। सो अगले दिन से ही उसने साइकिल पर सब्जी बेचना शुरू कर दी। काम मेहनत वाला था मगर किशन लाल पूरी लगन से करता। जब तक उसकी सारी सब्जी बिक नहीं जाती वो साइकिल पर सब्जी बेचा करता। उसके पास अच्छे खासे पैसे बन जाया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और भगवान ने किशन लाल को 4 बच्चे दे दिए, 2 बेटे और 2 बेटियां। वो भगवान के इस उपकार पर धन्यवाद करता न थकता था। अब वो कुछ पैसे जमा कर रहा था ताकि अपने घर में एक कमरा और बनवा सके। उसे अपने बेटों के लिए एक अच्छे घर की व्यवस्था भी तो करनी थी। अब वो सुबह से लेकर शाम तक नहीं बल्कि रात तक सब्जी बेचा करता। उसने अपनी सेहत को अनदेखा करना शुरू कर दिया। शकुंतला कई बार उसे कहती, किशन तुम इतनी ज्यादा मेहनत मत किया करो, थक जाओगे। शाम तक जितना कमा कर आते हो वो हमारे और हमारे बच्चों की गुजर बसर के लिए काफी है। मगर किशन लाल सुनी अनसुनी कर देता। अपने बच्चों का अच्छा भविष्य उसे चैन से बैठने ना देता। उसकी कोशिशें रंग लाईं और उसने धीरे धीरे करके अपने घर में एक कमरा और बनवा लिया। घर की हालत काफी अच्छी कर ली। लोग उसे तारीफ की निगाहों से देखने लगे मगर समय पर लगाकर उड़ा था। किशन लाल ने दोनों बेटों के लिए घर की व्यवस्था तो कर दी थी, लेकिन अब उसके सर पर एक और चिंता थी। उस दिन जब वो अपनी साइकिल घर के अंदर खड़ी करके थका आ रहा चारपाई पर आकर बैठा तो उसने आवाज लगाई, शकुंतला पानी दे दो। थोड़ी देर के बाद ठंडे पानी का गिलास किशन लाल के सामने था। वो बुरी तरह से चौंक उठा। पानी देने वाले हाथ शकुंतला के तो न थे। उसने सर उठाकर सामने देखा। किशन लाल की बड़ी बेटी पानी का गिलास लेकर आई थी। कद काठ में वो बिल्कुल शकुंतला की तरह लंबी थी। किशन लाल सन्नाटे में रह गया। ये प्रीति ने कब इतना लंबा कद निकाल लिया, इतनी बड़ी हो गई और मुझे पता ही ना चला। वो बस प्रीति को देखते देखते सोचता गया। प्रीति ने पानी का गिलास किशन लाल की आंखों के सामने किया और बोली, पिताजी पानी पी लीजिए, माँ जरा पड़ोस में गई हैं, अभी आती ही होंगी। किशन लाल ने एक ठंडी सांस भर पानी गिलास पकड़ लिया। ऐसा नहीं था कि वो घर के मामलों में बिल्कुल ही अनजान था। उसे अपने चारों बच्चों से बहुत प्यार था, खासकर बेटियों को तो उसने हथेली का छाला बनाकर पाला था। मगर आज उसने एक दूसरी नजर से प्रीति को देखा था, एक बाप की चिंता भरी नजर। वो जानता था बेटियां बड़ी होने में ज्यादा समय नहीं लगाती। आने वाले कुछ सालों में उसे बेटियों को इस घर से विदा करना ही होगा। बेटे तो जैसे तैसे अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन बेटियों को आखिरकार दहेज तो देना ही होगा। बगैर दहेज के जाने वाली लड़कियां ससुराल में कैसे कैसे व्यवहार का सामना करती हैं, ये किशन लाल अच्छी तरह से जानता था। उसके माथे पर फिक्र का जाल बिछता चला गया।
उस रात किशनलाल ने खाना भी कम खाया, बस गुमसुम सा चारपाई पर लेटकर आसमान को घूरने लगा। शकुंतला पड़ोस से वापस आ चुकी थी। किशनलाल बेचैनी से चारपाई पर करवटें बदल रहा था। शकुंतला खामोशी से जाकर उसके साथ चारपाई पर बैठ गई। क्या बात है किशनलाल, आज तुम क्यों परेशान हो? काफी देर से देख रही हूँ, तुम्हें नींद भी नहीं आ रही। इतनी कड़ी मेहनत करके घर आते हो, रोजाना तो आते ही सो जाते हो। आज क्या बात हुई है जो तुम इतने बेचैन हो? शकुंतला की बात पर किशनलाल ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा और एक लंबी और गहरी सांस भरकर कहने लगा, क्या करूं शकुंतला, इतनी मेहनत और कोशिश के बाद भी बस इतने ही पैसे जमा कर पाया हूं कि बच्चों के लिए गुजारा करने लायक छत बना दी है। लेकिन आज प्रीति को देखकर एहसास हो रहा है कि बेटियां तो पराया धन है और उन्हें जल्दी अपने घर का होना ही है। मुझे प्रीति और ऋचा बहुत प्यारी है। मैं उन्हें दुनिया की हर खुशी देकर इस घर से विदा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब वो अपने घर जाएं तो वो मुझे अच्छे शब्दों में याद करें। किशनलाल की आवाज में अजीब सी बेबसी थी। शकुंतला चुप रह गई, लेकिन उसने किशनलाल को तसल्ली दी कि वो अपने दिल पर ना ले। जितना उनके बस में होगा वो बेटियों को दहेज में देकर विदा कर देंगे। और अभी वैसे भी बेटियों की शादी में काफी समय पड़ा है। मगर किशनलाल पर शकुंतला की तसल्ली का कोई असर ना हुआ। उसने अगले दिन ही फैसला कर लिया था कि अब वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा। अगले दिन वो सुबह से पहले ही घर से निकल गया। साइकिल पर उसने आज पहले से कई ज्यादा सब्जियां लाद ली थीं। कुछ सब्जी तो उसने नकद खरीदी भी और कुछ के पैसे उधार कर दिए थे। उस दिन रोजाना की तुलना में कई ज्यादा मोहल्ले में गया और देर तक आवाजें लगाता रहा। रोजाना वो जो आधा घंटा सुस्ताने के लिए किसी पेड़ के नीचे बैठ जाता था, उस दिन उसने वो भी ना किया। रात के 8:30 बजे जिस समय थका आ रहा किशनलाल घर में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर एक अनोखी सी चमक थी। किशनलाल खुशी खुशी शकुंतला के पास किचन में चला आया। वो ताज़ा रोटी डाल रही थी। कहने लगी, क्या बात है किशन, हाथ मुंह धो लो, इसके बाद खाना खाना। क्या ज्यादा भूख लग रही है जो सीधा किचन में ही चले आए हो? शकुंतला ने छेड़ते हुए किशनलाल से कहा था। हाँ शकुंतला, आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। आज मेरी बिक्री पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा हुई है। अब मैं रोजाना काफी सारे पैसे जमा कर लिया करूँ बचा लिया करूंगा। मैं ये पैसे प्रीति और ऋचा के दहेज के लिए इकट्ठे करके रखना शुरू कर दूंगा। तुम देखना, मैं उन्हें ऐसा शानदार दहेज दूंगा कि किसी को यकीन नहीं आएगा कि इनका बाप एक मामूली सब्जी बेचने वाला है। किशनलाल के स्वर में गर्व था। शकुंतला मुस्कुरा रही थी। किशनलाल उठकर किचन से बाहर गया। सामने ही प्रीति अपनी किताब कॉपी फैलाए चारपाई पर बैठी थी। उसने अभी ही किशनलाल को देखा था। वो लपक कर आकर किशनलाल के गले लग गई। ऋचा ने भी आकर बाप को घेरा डाल दिया। दोनों लड़के कमरे में लगा हुआ टीवी देख रहे थे। उन्होंने बाप की आवाज तो सुन ली थी। किशनलाल ने आवाज दी तो दोनों आए और नमस्ते कहकर फिर से कमरे में जा घुसे। उस समय उनके पसंदीदा कार्टून आया करते थे। किशनलाल मुस्कुरा दिया। वो सारी मेहनत बच्चों के लिए ही तो किया करता था और फिर तो जैसे उसका रूटीन बन गया। वो डेली अपने रोजाना के खर्चे और अगले दिन की सब्जी के पैसे निकाल कर इतने पैसे जरूर कमा कर लाता ताकि वो प्रीति और ऋचा के दहेज के लिए अलग से पैसे जरूर जमा कर सके। समय धीरे धीरे बीतता रहा। किशनलाल ने अपनी रूटीन ना बदली। वो ऐसे ही मुंह अंधेरे घर से निकलता और अंधेरा फैलने के बाद ही घर लौटा करता। पैसे जमा करने के ख्याल में वो ये भूल गया कि इस घर में उसके पीठ पीछे क्या चल रहा है। किशनलाल के घर पर ध्यान न देने का नतीजा ये निकला कि किशनलाल के दोनों लड़के बिगड़ गए। पहले तो वो गली में कंचे और क्रिकेट खेला करते थे, मगर धीरे धीरे उन्होंने मोहल्ले की आवारा लड़कों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये निकला कि पहले जो थोड़ा बहुत पढ़ाई की तरफ ध्यान था दोनों लड़कों का, वो भी खत्म हो गया। किशनलाल के दोनों बेटे आकाश और विकास अब पढ़ाई से ज्यादा जान छुड़ाने लगे। शकुंतला दिन रात कोशिश करती कि किसी तरह वो थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाएं तो बूढ़े होते हुए किशनलाल का सहारा बन सके। लेकिन लड़कपन की हद से निकलकर जवानी में दाखिल होते दोनों लड़के माँ की बात कहाँ मानते थे। बाप की कोई सख्ती उन पर ना थी। समय हाथ से निकलता चला जा रहा था। एक दिन किशनलाल की तबीयत जरा खराब थी। उस दिन उसे रास्ते में 2-3 बार पेट में किसी गड़बड़ का एहसास हुआ था। एक बार उल्टी भी हुई। उसने सोचा आज टाइम से घर जाकर थोड़ा आराम कर लेना चाहिए और डॉक्टर से दवा भी ले आनी चाहिए। इस सोच के तहत उसने जल्दी जल्दी कम दामों में सब्जी बेची और मुश्किल से साइकिल घसीटता हुआ घर की तरफ चला आया। घर पहुंचते उसने अभी साइकिल खड़ी की ही थी कि अचानक गली में एक शोर उठा। शकुंतला कमरे से दुपट्टा ओढ़ती हुई बाहर निकल रही थी। बुरी तरह से घबरा गई। गली में उससे उठने वाले शोर की आवाजों में 2 आवाजें आकाश और विकास की भी थीं। खुद किशन भी बौखला सा गया। जल्दी से उस बंद दरवाजे को खोलकर दोनों पति पत्नी बाहर निकले। लड़कों का आपस में झगड़ा हो रहा था और इस झगड़े में आकाश और विकास दोनों आगे आगे थे। वो दोनों अपने से बड़ी उम्र के एक आदमी को लाते और मुक्के मार रहे थे।
आगे से वो दोनों भी बुरी तरह से पिट रहे थे। गालियों का एक तूफान था जो दोनों के मुंह से निकल रहा था। किशन लाल हक्का बक्का रह गया। वो दोनों छटे हुए बदमाश लग रहे थे। इन दोनों की ये हालत देखकर तो किशन लाल अपना एक कदम भी न उठा सका। इन दोनों के साथ झगड़ा करने वाले बदमाश की नजर जब किशन लाल पर पड़ी तो एकदम ही उसका उठता हुआ हाथ रुक गया। शायद उसने बूढ़े और शरीफ आदमी के सामने उनके बेटे को मारना ठीक न समझा। आकाश और विकास पर एक नजर डालता हुआ वो गली से निकल गया। उसके साथ आए हुए लड़के भी चले गए। किशन लाल ने हैरत से अपने दोनों बेटों की तरफ देखा, जिनमें से एक अपने मुंह में डाला हुआ पान जमीन पर थूक रहा था और दूसरा एक अदा से अपने माथे पर आए हुए बाल पीछे झटक रहा था। दोनों के कॉलर खुले हुए थे। किशन लाल अपना दिल पकड़ कर रह गया। ये उससे क्या हो गया था? बेटियों की फिक्र में वो बेटों को तो भूल ही गया, लेकिन यही तो वो औलाद थी जिसकी खातिर वो सुबह से लेकर रात तक गलियों में धक्के खाता रहता था। शकुंतला आकाश और विकास को घर के अंदर ले जा चुकी थी। उन्होंने भी जब बाप को समय से पहले दरवाजे पर खड़ा देखा तो डर से गए थे, इसलिए चुपचाप से घर के अंदर चले गए। किशन लाल बुझे दिल के साथ घर के अंदर आकर चारपाई पर बैठ गया। आकाश और विकास ने अंदर आने के बाद भी सुकून की सांस ना ली थी। उन्होंने घर में एक हंगामा मचा रखा था। माँ ने आलू की सब्जी बनाई थी जो उनके गले से ना उतर रही थी और वो बहुत गुस्सा कर रहे थे। किशन लाल को देखते आकाश ने अपने सामने रखे बर्तन को लात मार कर गिरा दिया और पानी का गिलास जोर से दीवार पर दे मारा। कितनी बार कहा है मुझसे बेकार सब्जी नहीं खाई जाती, फालतू की सब्जी रोजाना बना देती हो। कितनी बार कहा है अच्छा खाना बनाया करो, मुझे खाना खाने का दिल नहीं कर चाहता, और अगर नहीं बना सकती तो मुझे पैसे दे दिया करो, मैं खुद बाहर से खाना लेकर खा लूंगा। आकाश चिल्ला चिल्ला कर अपनी माँ से लड़ रहा था। किशन लाल चुप बैठा ये सारा दृश्य देख रहा था। आखिर उससे रहा ना गया। उसने एक जोरदार आवाज लगाई, चुप होकर बैठ जाओ। आकाश और विकास, तुम दोनों ने क्या बदतमीजी लगा रखी है? अपनी माँ के साथ कोई इस तरह से बात करता है जैसे तुम दोनों कर रहे हो? किशन लाल की गरजदार आवाज पर आकाश और विकास दोनों चौंक से गए। उन्होंने भला बाप को इस तरह बोलते कब सुना था। दोनों ही चुपचाप से बैठकर खाना खाने लगे। किशन लाल ने सोच लिया था कि अब दोनों को खुला नहीं छोड़ना, इन्हें किसी न किसी काम पर लगाना ही पड़ेगा। पढ़ाई तो वो दोनों बस नाम की ही कर रहे थे। अगले दिन किशन लाल ने आकाश से कहा कि वो भी सब्जी बेचने के लिए जाया करे, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत काम कर लेगा तो उसका अपना जेब खर्च निकल आएगा। मगर आकाश तो हत्थे से ही उखड़ गया। उसका कहना था कि वह पढ़ाई छोड़ना चाहता है और कोई कारोबार करना चाहता है। उसने बाप से फरमाइश की कि उसे स्पेयर्स पार्ट की एक दुकान खुलवा दे जिससे वो चलाना चाहता है। विकास की भी ऐसी ही कुछ फरमाइश थी, वो भी कारोबार करना चाहता था। किशन लाल अपना सर पकड़ कर रह गया। उसने बेटों को समझाने की बहुत कोशिश की कि उसके पास कारोबार पर लगाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन आकाश और विकास दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा कर रहे थे। किशन लाल नासमझी की हालत में उन्हें देख रहा था। अचानक ही विकास बोला, पिताजी किसने कहा आपके पास पैसे नहीं हैं? हम सब जानते हैं कि आप प्रीति और ऋचा के दहेज के लिए सालों से रुपया जमा कर रहे हैं और अब तक तो आपने लाखों रुपए जमा करके रख लिए होंगे। भला दोनों लड़कियों को इतना दहेज देने की क्या जरूरत है? जब इनकी शादी होगी तब देखा जाएगा। अभी तो हमारी जरूरत है, आप हमें कारोबार करने के लिए पैसे दें। बात थी या कोई पत्थर जो सीधा जाकर किशन लाल के सीने पर लगा। वो अपना दिल पकड़ कर रह गया। दोनों बेटे उसकी कमाई पर नजर रखकर बैठे थे और उसे पता ही न था। किशन लाल ने साफ मना कर दिया कि जो पैसे उसने प्रीति और ऋचा के दहेज के लिए जमा किए हुए हैं वो दोनों बेटों को बिल्कुल नहीं देगा, और अगर उन दोनों को कारोबार करना ही है तो पहले कहीं नौकरी करके कारोबार का पैसा जमा करें। वो दोनों रास्ते में आई हर चीज को लात मारते अपने कमरे में जा घुसे थे। किशन लाल अपना सर पकड़कर रह गया। शकुंतला खामोशी से उसके साथ आ बैठी, मगर किशन लाल अब उसकी बातों से बहलने वाला नहीं था। उसने अगले ही दिन एक रिश्ता कराने वाली से कहा कि प्रीति और ऋचा के लिए अच्छे रिश्ते ढूंढ कर लाए। वो जल्द से जल्द उन्हें ब्याह देना चाहता था। रिश्ता कराने वाली का और काम ही क्या था। एक हफ्ते के अंदर अंदर उसने अच्छे रिश्ते लाकर किशन लाल के सामने रख दिए। दोनों अच्छे और खाते पीते परिवारों के लड़के थे और उन्हें किशन लाल के घर रिश्ता करने में कोई आपत्ति न थी। किशन लाल खुश हो गया। वो जल्द ही दोनों के कर्तव्यों से आजाद होना चाहता था। उसे खतरा सा हो गया था कि उसने पाई पाई जोड़कर जो पैसा दोनों बेटियों के दहेज के लिए बचाए हैं कहीं वो दोनों आवारा बेटों के हाथ न लग जाएं। मगर वो नहीं जानता था कि आने वाले दिन उसके लिए किस कदर कठोर हैं। लड़के वालों ने जल्दी शादी की तारीख दे दी। घर में शादी की तैयारियां होने लगी। किशन लाल को हर समय पसीने आए रहते। वो उसी कमरे के आसपास मंडराता रहता जहां उसने अपनी बेटियों के लिए पूंजी रख छोड़ी थी। वो सीधा साधा आदमी था। बैंक अकाउंट्स के चक्कर में पड़ना उसे आता न था, इसलिए सारी उम्र उसने जो भी कमाया था अपने घर में ही जमा कर रखा था। मेहंदी का दिन था। किशन लाल ने दोनों लड़कियों के लिए शानदार फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स के
का ऑर्डर दे दिया था। अगले दिन फर्नीचर किशनलाल के घर पहुंच जाना था। किशनलाल थोड़ा पैसा एडवांस के रूप में देकर आया था, मगर बाकी पैसे उसने फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स घर आने के बाद ही देनी थी। लड़कियों के ससुराल वाले यार खूब शानदार तरीके से मेहंदी करके चले गए। किशनलाल के दोनों लड़के भी शरीफ बने घर के कामकाज कर रहे थे। किशनलाल के दिल को थोड़ा इत्मीनान सा हुआ कि होने लगा कि दोनों लड़कों ने वैसी कोई हरकत नहीं की जैसा वो सोच रहे थे। उसने पक्का इरादा कर लिया कि बेटियों की शादी से फ्री होते ही वो किसी से पैसे उधार लेकर दोनों बेटों के लिए कारोबार का इंतजाम कर देगा। वो जवान है, खुद ही कारोबार के बाद उधार की रकम उतारते रहेंगे। किशनलाल मेहंदी के फंक्शन से फ्री हुआ तो इतना थक चुका था कि अपनी चारपाई पर गिरते ही गहरी नींद में जा पहुंचा। अभी उसे सोए हुए ज्यादा देर न हुई थी कि अचानक ही अजीब से शोर से उसकी आंख खुली थी। घर में हंगामा मचा हुआ था। शकुंतला दोनों हाथों से आकाश और विकास को पीट रही थी, जो बहुत आराम से सीना तान कर खड़े हुए थे। किशनलाल जल्दी से उठ बैठा। क्या हुआ, आखिर क्यों मार रही हो इन्हें? क्या किया है इन दोनों ने? किशनलाल ने बौखलाकर पूछा। शकुंतला रोती हुई किशनलाल की तरफ देखते हुए बोली, होना क्या है, कल सुबह जब फर्नीचर की गाड़ी आनी है उन्हें देने के लिए सारे रखे पैसे इन दोनों ने ना जाने कहाँ गायब कर दिए हैं। मैंने पूछा तो मान भी रहे हैं कि हाँ, पैसे ये लोग लेकर गए हैं, उन पैसों पर सिर्फ इनका ही अधिकार है। ये दोनों वो पैसे लेकर जुए में हार गए हैं। कल बेटियों की विदाई है, कल सुबह जब फर्नीचर आएगा तो हम उन्हें क्या पैसे देंगे? बगैर दहेज की बेटियों को घर से कैसे विदा करेंगे? और इन दोनों को देखो कितनी ढिठाई से खड़े हैं। किशनलाल ने हैरत भरी नजरों से दोनों बेटों की तरफ देखा। उनके चेहरों पर छाया इत्मीनान बता रहा था कि शकुंतला जो कह रही है वो बिल्कुल सच है। किशनलाल अपना दिल पकड़कर नीचे बैठता चला गया। उसके पास कहने के लिए कुछ न बचा था। जो उसका शक था वो सही साबित हुआ था। उसकी बेटियां अब हमेशा इसी घर में बैठी रह जाएंगी। वो उनके ससुराल वालों को जानता था। वो अच्छे लोग तो थे, लेकिन इतने भी अच्छे ना थे कि बगैर दहेज के उसकी बेटियां विदा करके ले जाते। शोर सुनकर प्रीति और ऋचा भी कमरे से निकल आई थी और हक्का बक्का ये सारा दृश्य देख रही थी। आकाश और विकास माँ के तानों से तंग आकर घर से बाहर निकल गए। उनकी चाल में जरा भी शर्मिंदगी न थी। शकुंतला रोटते पीटते वहीं जमीन पर बैठ गई थी और किशनलाल का तो ये हाल था कि जैसे काटो तो शरीर में खून नहीं। न जाने वो दोनों कितनी देर तक रोटते पीटते रहे। आखिर तंग आकर शकुंतला किशनलाल को उठाकर अंदर कमरे में ले गई। वो नहीं चाहती थी कि किशनलाल को सदमे से कुछ हो जाए। सुबह बेटियों की विदाई थी, न जाने कल का दिन वो लोग कैसे गुजारने वाले थे। इस बात से वो दोनों ही अनजान थे। प्रीति और ऋचा ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने सारी जिंदगी बाप को अपनी वजह से पिटते हुए देखा था। शोर शराबे में रात गुजरने का पता ही न चला। सुबह हो गई। मोहल्ले के कई लोग उनके घर से आने वाली आवाजों से बात समझ चुके थे। वैसे भी आकाश और विकास की हरकतों से तो पूरा मोहल्ला ही परिचित था। दोनों बेटियों ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी जान देकर माँ बाप को अगले दिन होने वाली शर्मिंदगी से बचा लेंगी। दोनों ने फैसला किया कि उजाला फैलते ही वो बाजार से चूहे मार दवा लाकर खा लेंगी। उनके पास इतने पैसे तो थे ही कि वो ये दवा खरीद सके। जल्दी ही उजाला फैल गया। लोग अजीब नजरों से उनके घर की तरफ देख रहे थे। दोनों लड़कियों ने दुपट्टा ओढ़ा और घर से बाहर निकल गईं। शकुंतला और किशनलाल अंदर कमरे में दुखों से निढाल सो रहे थे। अचानक ही किशनलाल की आंख खुली। बाहर आंगन में एक बार फिर शोर हो रहा था। किशनलाल बुरी तरह से घबरा गया। उसका बूढ़ा दिल कांप कर रह गया। उसने शकुंतला को आवाज दी। वो भी लड़खड़ाती हुई अपनी चारपाई से उठ खड़ी हुई। दोनों पति पत्नी उसी समय आंखें मलते कमरे से बाहर निकले तो हैरान रह गए। आंगन में कई लोग जमा थे। इन्हीं लोगों में शामिल प्रीति और ऋचा के ससुराल वाले भी थे। किशनलाल का दिल धक से रह गया, मगर उसी पल उसकी नजर प्रीति और ऋचा पर पड़ी। प्रीति की सास ने उन दोनों का हाथ पकड़ रखा था और उन्हें अपने साथ अंदर लेकर आ रही थी। प्रीति और ऋचा के चेहरों पर आंसू के निशान थे। किशनलाल ने आगे बढ़कर सारी बात जानना चाही तो प्रीति के ससुर आगे आए और कहने लगे, मोहल्ले वालों ने हमें सब कुछ बता दिया कि आपके घर में क्या हुआ था। आपके दोनों बेटे पैसे चोरी करके घर से ले गए हैं। आप चिंता मत करिए, दोनों हमारी बेटियां हैं। दहेज के ट्रक गली में मौजूद हैं। उन्हें पैसे भी हम लोग ही देंगे, क्योंकि आखिर सामान हमारे घर आएगा तो पैसा भी हमारा ही लगना चाहिए। हम आज शाम इज्जत से आपकी बेटियों को ब्याहने आएंगे। आप चिंता मत कीजिए। मोहल्ले वालों को किशनलाल तारीफी नजरों से देख रहा था। प्रीति के ससुर ने बताया कि उन्होंने दोनों लड़कियों को तेजी से मेडिकल स्टोर की तरफ जाते देखा था और उन्होंने जब प्यार से पूछा तो दोनों लड़कियां रोने लगी। उन्होंने बताया कि वो चूहे मार दवा लेने जा रही हैं ताकि आत्महत्या कर सकें। वहीं प्रीति और ऋचा को वापस घर लेकर आए थे। किशनलाल जी का जी चाहा वो वहीं जमीन पर गिरकर भगवान का धन्यवाद करे और उसने ऐसा ही किया। वो अपने भगवान का शुक्रगुजार था जिसने उसे जलील और बेइज्जत होने से बचा लिया।
तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक